हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप देख सकते हो, चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स। इस वाली वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम ऑर्डर डिसऑर्डर बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल का डिफरेंस देखेंगे, और जो वेरियस मेथड हैं सिंथेसिस के सॉलिड डिसऑर्डर नैनो स्ट्रक्चर के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बार अगर आपको बुक का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ऐसे तो मैं अपलोड भी कर दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स में पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, और आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चिल ब्लॉक मेल्ट स्पिनिंग मेथड बताओ या गैस ऑटोमाइजेशन मेथड बता दो फॉर प्रोड्यूसिंग नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। तो सबसे पहले जो हम क्या लिखेंगे, बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको बल्क और नैनो स्ट्रक्चर जो मटेरियल जो हैं, अब यहाँ पे आपको बल्क और नैनो स्ट्रक्चर वर्ड दिख रहा होगा। अब बल्क है तो बल्क में आप ठीक समझ रहे हैं कि वर्ड से कि जो हमारे पास नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं वो बल्क फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे पास टैबलेट या शीट फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो नैनो स्केल पे होती है। उनका ग्रेन साइज़ या फिर जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर यूनिट्स होते हैं वो नैनो स्केल के होते हैं, और नैनो स्केल का कितना होता है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। या लेकिन टोटल साइज़ जो है, जो हमारा मटेरियल का साइज़ होगा वो या सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि जो बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं वो बल्क में होते हैं क्या, विजिबल होते हैं कि ऐसे नहीं। हाँ, तो आपको ठीक समझ रहे हैं कि बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, मतलब जैसे कोई शीट ले लो, टैबलेट ले लो, पैलेट ले लो, ठीक है। ये जो है हमारे पास मटेरियल ऐसे सॉलिड्स होते हैं हैविंग नैनो साइज माइक्रो स्ट्रक्चर, जिनका जो नैनो साइज माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। इनका जो बेसिक यूनिट्स होता है, द बेसिक यूनिट दैट मेकअप द सॉलिड, जो से सॉलिड बनाने का बेसिक यूनिट हम पढ़ते थे कि एटम है, ये है, वो है। हाँ, तो सॉलिड का भी एक बेसिक यूनिट होता है, वो होता है नैनो पार्टिकल्स। अब इन नैनो पार्टिकल्स जो है, इनको जो दो नैनो स्ट्रक्चर को जो है दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऑर्डर नैनो स्ट्रक्चर और डिसऑर्डर। नाम से क्लियर हो रहे हैं। ऑर्डर में क्या होगा कि जो एटम्स और ग्रेन्स होंगे वो अरेंज होंगे रेगुलर पैटर्न में, और डिसऑर्डर में क्या होगा, जो हमारे पास है वो पीरियोडिक एरे में नहीं होगा, मतलब वेयर देयर इज़ ए नो लॉन्ग रेंज पीरियोडिक ऑर्डर। यहाँ पे रेगुलर पैटर्न होगा और यहाँ पे पीरियोडिक ऑर्डर नहीं होगा। आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे जो है हमारे पास एक हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मतलब हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो है कोई भी ऑर्डर नहीं है अरेंजमेंट का, मतलब डिसऑर्डर्स है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक ऑर्डर है अरेंजमेंट का। देखो यहाँ पे सारी इनके साइज़ जो है बराबर हैं, एक फाइनाइट जो है ऐसे स्क्वायर में बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, और अरेंजमेंट में डिसऑर्डर्स है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस होता है, बहुत ईजी डिफरेंस है इनका। तो सबसे पहले जो फीचर हम पढ़ेंगे, एटॉमिक अरेंजमेंट जो मिलता है पीरियोडिक और क्रिस्टलाइन होता है। और डिसऑर्डर में क्या पढ़ेंगे हम, रैंडम होता है और अमorphous होता है। अब जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब जो है आपको थोड़ा सा ग्रेन के बारे में भी बता देती हूँ मैं। आपके मन में आ रहा होगा ना कि ग्रेन क्या है, ग्रेन साइज, ठीक है। जो हमारे पास ग्रेन होता है, और मतलब ग्रेन साइज पढ़ते हो आप लोग, ग्रेन जो सॉलिड मटेरियल होता है उसके अंदर जो इंडिविजुअल क्रिस्टल यूनिट होता है ना, उसी को हम ग्रेन बोलते हैं। और जो क्रिस्टल यूनिट जो होता है इंडिविजुअल, एक क्रिस्टल है, देखो एक सॉलिड है, क्रिस्टल से बनता है, ठीक है। सॉलिड के जो अंदर इंडिविजुअल क्रिस्टल के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, क्रिस्टल यूनिट्स होते हैं, उन्हीं को हम जो है ग्रेन्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आगे पढ़ोगे ग्रेन साइज, तो क्रिस्टल यूनिट के साइज़ की बात करते हैं। थोड़ा और बता देती हूँ कि जब कोई मेटल या मटेरियल जो होता है वो सॉलिड होता है, तो वो छोटी छोटी क्रिस्टलाइन रीजन से मिलके बना होता है, जिनको ग्रेन्स कहते हैं। इनको कहते हैं हम ग्रेन्स, ठीक है। हर ग्रेन एक छोटा क्रिस्टल होता है जिसका अपना एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, लेकिन एडजेसेंट ग्रेन्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो अलग हो सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक रोटी बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी सूजी के दाने जो है मिक्स हो जाते हैं, वैसे ही एक मेटल या नैनो मटेरियल में ग्रेन्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बना रहे हैं। हमारा ओवरऑल मटेरियल जो है, मतलब कोई और मेटल या कोई और एलिमेंट से मिलकर बना होगा, लेकिन उसमें नैनो
स्केल के जो है हमारे पास पार्टिकल्स भी डाले जाएंगे, तभी उनको बोलते हैं बल्क नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। मतलब ऐसा नहीं है कि नैनो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो वो नैनो साइज़ के ही होंगे, नो, उसके अंदर जो मिक्सिंग होगी वो नैनो पार्टिकल्स की होंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये चीज़ तो हम कैसे देखेंगे, बल्क मटेरियल तो हम देख सकते हैं लेकिन नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल कैसे देखेंगे कि अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं कि नहीं। लेकिन आपने पढ़े होंगे वो SEM, टिम, जो हमने माइक्रोस्कोप पढ़े थे, AFM, ये इतने सारे माइक्रोस्कोप पढ़े थे ना हमने मटेरियल साइंस में। तो इन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है हम देख सकते हैं इनको, नैनो पार्टिकल्स को, तभी हमने पढ़े थे, ऐसी उनका यूज़ था तब पढ़े हमने। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस देखते हैं। अब जो हमारा जो है ग्रेन जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनिफॉर्म होगा और इक्यू एक्सिस होगा। इसका मतलब होता है कि हमारे जो हर डायरेक्शन में जो डायमेंशन होंगे वो इक्वल होंगे। ये हमारा था ऑर्डर वाले का, मतलब यूनिफॉर्म होगा और हर डायरेक्शन में जो नैनो ग्रेन्स का होगा वो डायमेंशंस जो होंगे हर डायरेक्शंस में सेम ही होंगे। ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे नैनो ग्रेन्स इसके, और अमorphous स्ट्रक्चर होगा। नैनो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे तभी हमने नैनो ग्रेन्स लिखा हुआ है जो हमारे अंदर क्रिस्टल यूनिट्स की, तभी मैंने नैनो ग्रेन्स के बारे में बताया आपको कि यहाँ पे आपको मतलब पॉइंट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो रैंडमली ओरिएंट होंगे नैनो ग्रेन्स हमारे, और अमorphous स्ट्रक्चर होगा। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ ले लो, वो है हाई स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू ग्रेन बाउंड्री हार्डनिंग। इसकी जो स्ट्रेंथ हाई होती है ऑर्डर्ड वाले की, लेकिन जो है वेरी हाई स्ट्रेंथ बट समटाइम्स ब्रिटल। इसकी जो है डिसऑर्डर वाले की जो है ऐसे तो हाई स्ट्रेंथ होती है लेकिन कुछ टाइम जो है मतलब कुछ की जो है ब्रिटल भी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सबकी ही हार्ड ही होती है। ब्रिटल का मतलब तो जानते हो ना आप लोग, मतलब कि जैसे हमने आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक, वहाँ पर ब्रिटल मटेरियल्स होंगे। तो ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो खींचते नहीं हैं, मतलब टूट जाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो लो होती है। मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास ये यहाँ पे, मान लो ये ग्लास का बना हुआ है, कांच का, ठीक है। इनको जो मतलब कांच को खींच थोड़ी सकते हो, सिर्फ टूट ही सकता है ना वो। तो ये होता है ब्रिटल का मतलब यहाँ पे तभी लिखा हुआ है कि ग्रेन बाउंड्री जो हार्ड होती है, और यहाँ पे कुछ की जो ब्रिटल भी होती है। ज़्यादा डीप में चलेगी, सॉरी। और डक्टिलिटी भी आप भूले होंगे, छोटी छोटी टर्म्स हैं यहाँ पे, कई बार भूल जाते हैं इतना पढ़ के। तो डक्टिलिटी क्या होती है, मतलब कि जैसे कि स्ट्रेस लगाते हैं ना किसी मटेरियल पे हम, तो पहले जो स्ट्रेच होता है लेकिन फिर जो है वो टूट जाता है। जैसे कि कॉपर ले लो, ठीक है, पहले वो स्ट्रेच होता रहेगा उसके बाद थोड़ा टूटेगा। देखना कभी कॉपर वायर को तोड़ के, पहले वो स्ट्रेच होगी उसके बाद टूटती है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं टूटती है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ज़्यादा है। तो इसकी जो ऑर्डर्ड बल्क नैनो स्ट्रक्चर की जो डक्टिलिटी होती है वो मॉडरेट होती है और इंक्रीज़ होती है ग्रेन साइज से। मतलब जितना जितना जैसे साइज़ ग्रेन साइज हमारा इंक्रीज़ करता जाएगा, हमारी जो है डक्टिलिटी इंक्रीज़ होती रहेगी। और जो डिसऑर्डर वाले की डक्टिलिटी होती है वो लो होती है, लेकिन बट सम आर डक्टाइल ड्यू टू नैनो फेस डिस्पर्जन। ये जो है आपको जो नैनो फेस डिस्पर्जन जो है यहाँ पे इसमें है नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो कैन बी लो बट सम आर डक्टाइल। रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है आपको, है नहीं जैसे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक में। अब बात करेंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी की। ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड वाले होते हैं वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं थर्मली, और ये वाले डिसऑर्डर लेस स्टेबल होते हैं। में क्रिस्टलाइन ऑन हीटिंग, और हीटिंग के बाद जो है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और जो हमारे पास सिंथेसिस मेथड होते हैं वो होते हैं कंट्रोल्ड क्रिस्टलाइजेशन और बॉटम अप मेथड्स। कंट्रोल क्रिस्टलाइजेशन और बॉटम अप। अब बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जब हम एटम से जो है नैनो की तरफ जाते हैं। आपने पढ़ा था ना कि नैनो मटेरियल्स को दो तरह से बना सकते हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच। तो यहाँ पे बॉटम अप मेथड यूज़ होता है और यहाँ पे जो है टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होती है डिसऑर्डर बनाने के लिए। डिसऑर्डर बनाने के लिए रैपिड सॉलिडिफिकेशन या बॉल मिलिंग या मेल्ट स्पिनिंग, इनकी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, बॉल मिलिंग और मेल्ट स्पिनिंग की। हाँ, तो ये जो मैंने बताया यहाँ पे डिसऑर्डर वाले में जो है टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होती है, मतलब कि बल्क से हम जो है नैनो की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है नैनो क्रिस्टलाइन मेटल्स और सुपर लैटिसेस, और इसका मेटालिक ग्लासेस और अमorphous अलॉयज।
एप्लीकेशंस है यूज़ होती हैं एरोस्पेस में, MEMS में, नैनो कोटिंग्स में। इसका गियर्स, बायोमेडिकल डिवाइसेस और ट्रांसफॉर्मर्स कोर्स में यूज़ होता है। अब जो वेरियस मेथड देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ सॉलिड डिसऑर्डर नैनो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला मेथड है कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मिल्ड पाउडर्स। नाम से क्लियर हो रहा है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। कंपैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, प्रेस करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि सॉलिडिफाई करना, मतलब सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पे मिल्ड पाउडर भी लिखा है, तो एंड में आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। सॉरी, पाउडर से ही स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी मैंने गलत बता दिया। हाँ, तो इसका मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है नैनो पाउडर, सॉरी आपको विजिबल नहीं होगा। नैनो पाउडर लेंगे, प्रेस करेंगे, हीट करेंगे और स्ट्रॉन्ग सॉलिड नैनो मटेरियल आपके पास मिल जाएगा। बस इसी को आपने जो है लाइंस की फॉर्म में लिखना है। तो लाइंस की फॉर्म में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मेरे यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के चले जाओ, पास हो जाओगे अच्छे से। हाँ, तो नैनो पाउडर, प्रेसिंग, ये शॉर्ट नोट में लिख लेना, क्योंकि अगर इतना तो थ्योरी याद नहीं रहती है। शॉर्ट नोट बनाना सीखो, शॉर्ट में लिखोगे तो एग्ज़ाम में सारा सारा कवर कर सकते हो सिलेबस। हाँ, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ नैनो पाउडर्स। तो पहले जो हम नैनो पार्टिकल लेंगे, वेरी टिनी पार्टिकल्स, उनको जो प्रिपेयर करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड लाइक केमिकल रिएक्शन और मैकेनिकल मिलिंग। जो हम सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल में पढ़ते नहीं, जो बॉल मिलिंग वगैरह पढ़ते हैं, मेल्ट मिक्सिंग पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से किसी मेथड से हमने जो प्रिपेयर कर लिए टिनी पार्टिकल्स। फर्स्ट नैनो पार्टिकल्स, वेरी टिनी पार्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक, मतलब जो हमने फिजिकल मेथड पढ़े थे कि मतलब जैसे चीनी को करते हैं क्रश कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। पहले नैनो पाउडर्स बनाने हैं, वैसे ही दीज पाउडर्स आर ड्राइड एंड फिल्टर टू गेट ए यूनिफॉर्म साइज। फिर हमने जो इनको नैनो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स नहीं समझाने वाली, ठीक है, वो अलग से प्लेलिस्ट देख लेना। हाँ, तो ये पाउडर जो है ड्राई किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये था नैनो पाउडर बनना है, यही बताया था मैंने कि नैनो पाउडर बनाना है यहाँ पे। अब जो दूसरा स्टेप होगा कंपैक्शन होगा। कंपैक्शन क्या बताया था मैंने, प्रेस करना। तो अब हम पाउडर को जो है प्रेस करेंगे। द नैनो पाउडर इज फिल्ड इनटू अ मोल्ड और डाई। मोल्ड जो होता है ऐसे आपका एक ऐसे मतलब कटोरा जैसा होता है, जिसमें हम जो है अपने नैनो पाउडर को डालते हैं और उसको जो है हीट करते हैं। जैसे ऐसे मतलब मान लो कटोरा जैसा एलुमिनियम का ले लो या स्टील का, ठीक है, उसमें हमने डाल दिया। इसकी डायग्राम भी थी, एक सेकेंड, ओके, इसकी डायग्राम नहीं बनाई थी, वो नेक्स्ट वाली की थी, मुझे नेक्स्ट याद आ रहा था। अब उसके बाद जो है हमने उसमें मोल्ड में डाल दिया। अब हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड टू प्रेस द पार्टिकल्स टुगेदर। अच्छा, अभी हीट नहीं किया, सॉरी, हीट तो बाद में है। पहले नैनो पाउडर को जो है हमने मोल्ड में डाल दिया, उसके बाद जो हमने हाई प्रेशर जो अप्लाई किया, उन पार्टिकल्स को प्रेस किया, प्रेस द पार्टिकल्स टुगेदर, एक साथ प्रेस किया। दिस मेक्स द पाउडर टेक द शेप ऑफ द मोल्ड। उसके बाद जो उन पार्टिकल्स ने जो मोल्ड की शेप ले ली, द पाउडर बिकम्स कम्पैक्ट बट स्टिल हैज़ सम एम्प्टी स्पेस कॉल्ड पोर्स। वो तो जो है वो कम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो जाएगा। फिर वो जो पाउडर था हमारा कंप्रेस हो जाएगा और जो मोल्ड की शेप ले लेगा, लेकिन उसमें स्टिल जो है हमारे पास पोर्स रह जाएंगे, मतलब पोरोसिटी रह जाएगी। उसके बाद जो हम स्टेप 3 करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, कंसोलिडेशन करेंगे। द कंपैक्टेड मटेरियल इज़ नाउ हीटेड एट हाई टेम्परेचर बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो जो हम उसको हीट करेंगे। दिस हेल्प्स द पार्टिकल्स टू स्टिक बॉन्ड टू ईच अदर। इससे जो पार्टिकल्स जो हमारे उनके बॉन्ड जो हैं एक दूसरे से स्टिक रहेंगे। एम्प्टी स्पेसेस आर रिड्यूस्ड, ठीक है। जब हमने उसको हीट किया ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो बॉन्ड से चिपके रहेंगे और जो एम्प्टी स्पेस थे वो कम हो जाएंगे और मटेरियल जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन जाएगा। इसी को जो है हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, और मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब ये तो हो गया कि ये कंपैक्शन और कंसोलिडेशन वाला मेथड। अब जो आपको बुक में लिखा था, वो बुक में सिर्फ इतना सा लिखा था, लेकिन आपको जो है ये भी लिख के आनी है, ये प्रोसेस है और ये एग्ज़ाम्पल है। बुक में सिर्फ एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ था। तो एग्ज़ाम्पल क्या था लिया था ना इन्होंने, कि एक कंसीडर किया था नैनो स्ट्रक्चर कॉपर और आयरन का अलॉय, ठीक है।
पहले जो हमने आयरन और कॉपर को जो पाउडर फॉर्म में लिया, उनको मिक्स किया, बॉल मिल किया और पाउडर जो हम कंपैक्ट कर दिया 1 पास्कल प्रेशर पे। और फिर हमने जो है उसको गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए। जो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें जो है 20 से 70 नैनोमीटर जो है नैनो पार्टिकल्स होंगे। तो ये थी हमारे पास कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन मेथड। अब जो है हम दूसरा मेथड देखेंगे, चिल ब्लॉक मेल्ट स्पिनिंग या रैपिड सॉलिडिफिकेशन मेथड। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें मेल्ट स्पिनिंग करेंगे, मतलब स्पिन करेगा, कुछ व्हील जैसा कुछ है स्पिन करेगा। और चिल ब्लॉक होगा, मतलब हमारा जो ब्लॉक होगा वो थोड़ा ठंडा होगा, चिल्ड होगा। ठीक है, तो इसकी जो है ना आप एक बार रिसर्च करना, चिल ब्लॉक मेल्ट स्पिनिंग ना यूट्यूब पे वीडियो दिखेगी आपको, तो थोड़ा ना ज़्यादा इमेज बन जाए ना माइंड में, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये एक जो है रैपिड सॉलिडिफिकेशन है, मतलब बहुत क्विक से हो जाती, जल्दी से हो जाती है। और इसमें जो है मेटालिक रिबन्स यूज टू मेक मेटालिक रिबन, इससे जो मेटालिक रिबन्स बनते हैं और थिन शीट्स बनती है नैनो क्रिस्टलाइन की, और जो उनकी अमरफस स्ट्रक्चर होते हैं बाय कूलिंग मोल्टन मेटल क्विकली ऑन ए रोटेटिंग कोल्ड सरफेस। बस यहीं पे इन्होंने वर्किंग भी सारी बता दी हमें कि हमें क्या करना है कि अमरफस स्ट्रक्चर को जो है हमने कूल करना है, उस मोल्टन मेटल को, और वो जो रोटेटिंग जो हमारा कोल्ड सरफेस था उसके बाद जो है सोल्डिफाई हो जाएगी। ठीक है, मेरे को बता आपको थोड़ा समझाया होगा अभी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि स्टीम ऑफ मोल्टन मेटल कौन सी होती है, जब हम किसी मेटल को जो है ना हीट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो हीटेड मेटल होती है, मतलब एक गरम गरम उबलती हुई खोलती हुई मेटल होती है ना, जैसे लावा की तरह मान लो, समझ लो। तो वो जो है इजेक्ट होती है एक रोटेटिंग कोल्ड मेटल व्हील से, जिसको चिल्ड ब्लॉक बोल रहे हैं। तो मेटल कूल डाउन, जो मेटल जो है वो कूल डाउन हो जाती है। अब देखो वो मेटल तो पहले सॉलिड फॉर्म में थी, उसको हमने मेल्ट किया। ठीक है, फिर वो जो है उस ठंडे वाले व्हील पे जो है जब गिरेगी तो फटाफट वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगी। ये ठंडी चीज़ को जब हम मान लो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को मतलब हाथ पे लेते हो तो हाथ का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, तो वो पिघल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, हमारे पास जो गर्म मेटल थी, मतलब ये तो मैंने आइस का एग्जांपल दिया, तो इसका रिवर्स देखो। जब हमने जो है जब हमने जो अपने हाथ का टेम्परेचर जो है आइस पे दिया, तो मतलब जो हमने मोल्टन मेटल ली है ना, उससे हम जो है लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास जो क्रूसिबल है, ये हमारे पास नोज़ल है पाइप जैसी है, और यहाँ पे इनर्ट गैस भी है, और ये रोटेटिंग कॉपर व्हील है, चिल ब्लॉक जिसको कह रहे हैं। यहाँ पे इनर्ट गैस जो हमने आर्गन की है, इसका यूज़ भी देखेंगे हम। और ये हमारे पास कलेक्टर है, जहाँ पे कलेक्ट हो रही है हमारे पास। अपरेटस पढ़ लेते हैं। क्रूसिबल में क्या होता है, ये मोल्टन मेटल को जो है होल्ड करके रखता है, मतलब ऐसे कटोरे टाइप का होता है, मतलब ऐसा होता है कि वो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और नोज़ल क्या होती है, इससे जो हमारे पास जो मेल्ट होता है वो इजेक्ट होता है। इनर्ट गैस से क्या होता है, जो हमारी मोल्टन मेटल होती है वो पुश करके उसको आगे पुश आउट करती है, मतलब आगे को धकेलती है। और रोटेटिंग कॉपर व्हील क्या करता है, रैपिडली कूल्स द मेटल अपॉन द कॉन्टैक्ट जैसे आती है वो मेटल को जो है कूल डाउन कर देती है। और कलेक्टर क्या होता है, कलेक्ट करता है जो रिबन हमारा फॉर्म हुआ है। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे हम। जो हमारे पास मेटल और अलॉय होती है उसको हम हीट करते हैं क्रूसिबल में, जब तक करते हैं जब तक वो मेल्ट ना हो जाए कम्प्लीटली। और फिर उसके बाद जो इनर्ट गैस प्रेशर जो है, लाइक जैसे आर्गन जो है वो यूज़ करते हैं हम पुश करने के लिए मोल्टन मेटल को बाहर थ्रू नोज़ल के थ्रू। नोज़ल मतलब जैसे एक पाइप जैसी होती है, आप गूगल सर्च करके देखना, नोज़ल पता चल जाएगा क्या है। अब मेल्ट इज इजेक्टेड एट हाई स्पीड ऑन टू द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग कॉपर व्हील। चिल ब्लॉक से जो है फिर उसके बाद हाई स्पीड से उसको रिजेक्ट करते हैं, और व्हील जो है हमारे पास कॉपर, जो हमारे पास व्हील है वो कॉपर से बना होता है, क्योंकि कॉपर जो गुड कनेक्टर ऑफ हीट होता है। अब जो है जब हमारा मेटल जो है कॉन्टैक्ट में आएगा कोल्ड व्हील के, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा जल्दी से इनटू ए थिन रिबन और फ्लेक। द सॉलिडिफाइड रिबन इज कलेक्टेड कंटिन्यूसली एट इज फ्लाइज ऑफ द व्हील। वो जो है हमारे पास जैसे जैसे व्हील चलता रहेगा, जो हमारा सॉलिडिफाइड रिबन है वो कलेक्ट होता जाएगा कलेक्टर में। तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले मेल्टिंग हुई, इजेक्शन हुई,
कॉन्टैक्ट हुआ चिल ब्लॉक का, फिर रैपिड सॉलिडिफिकेशन हुई और कलेक्शन हो गई। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? वेरी हाई कूलिंग रेट होता है, इससे जो फाइन ग्रेन्स बनते हैं, और सिंपल और फास्ट प्रोसेस होती है। और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन ट्रांसफॉर्मर्स और बायोमेडिकल डिवाइसेस, कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? ओनली सुटेबल फॉर द थिन रिबन्स, थिन रिबन्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और लार्ज बल्क पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। और इसमें जो है हमारे पास कंट्रोल करना पड़ता है स्पीड, टेम्परेचर और गैस प्रेशर को। ये पॉइंट्स जो थे बुक में थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया था। द प्रोसेस प्रोड्यूसेस स्ट्रिप्स और रिबन्स रेंजिंग, जो हमारे पास रिबन्स फॉर्म होते हैं वो उनकी थिकनेस होती है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। और जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं नैनो स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल्स, मतलब कि जो पैरामीटर जो कंट्रोल करते हैं कि नैनो स्ट्रक्चर का मटेरियल कैसा होगा। नोजल साइज पर डिपेंड करता है। और नोजल से ड्रम डिस्टेंस, ड्रम यहाँ पे वो व्हील की बात कर रहे हैं। और मेल्ट इंजेक्शन का प्रेशर कितना है, और स्पीड ऑफ रोटेशन, मेटल ड्रम और व्हील जो कितनी स्पीड से घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है यार। क्रूसिबल में हमने मोल्टन मेटल को पहले जो है पिघलाया, फिर यहाँ से नोजल से गई, इनर्ट गैस प्रेशर ने उसको पुश आउट किया रोटेटिंग व्हील पे। फिर रोटेटिंग व्हील जो है हमारा ठंडा है, चिल ब्लॉक है। ठंडे पे जब वो इतना गरम पड़ेगा तो फटाफट सॉलिडिफाई रिबन की तरह हमें कलेक्टर में मिल जाएगा। और जैसे जैसे व्हील चलता जाएगा हमें रिबन यहाँ पे कलेक्ट होते रहेंगे। तो यही था हमारे पास चिल ब्लॉक मेल्ट स्पिनिंग मेथड। अब जो है हमारे पास गैस एटॉमाइजेशन मेथड करेंगे। ये भी हमारे पास बहुत सिंपल सा मेथड होता है, सिंथेसाइज करता है नैनो स्ट्रक्चर और फाइन मेटल पाउडर्स को। इस मेथड में क्या होता है? एक्सट्रीम होती है मोल्टन मेटल की जो ब्रेक हो जाती है टिनी ड्रॉपलेट्स में यूजिंग हाई प्रेशर गैस। जैसे यहाँ पे आप बुक में डायग्राम देख सकते हो, ये स्ट्रीम थी, मेल्ट होकर ड्रॉपलेट्स मिल गई हमें मेटल की। ठीक है, पूरा देखते हैं अभी क्या लिखा है। ये जो टिनी ड्रॉपलेट्स में जो हमारे पास मिल जाती हैं, हमें हाई प्रेशर गैस यूज़ करते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो है हमारे पास रैपिडली सॉलिडिफाई हो जाती हैं फाइन पार्टिकल्स में। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए हाई वेलोसिटी गैस जेट हिट्स ए स्ट्रीम ऑफ ए मोल्टन मेटल इट ब्रेक्स इट इनटू ए स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक हो जाता है। ये ड्रॉपलेट जो है कूल डाउन हो जाती हैं, बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती हैं इन ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड टर्न इनटू ए फाइन मेटल पाउडर्स। हमारे पास जो है फाइन मेटल पाउडर्स बन जाते हैं। इसका डायग्राम देखो, ये हमारे पास मेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये गैस है, ये नोजल, यहाँ पे मेटल ड्रॉपलेट्स मिली। उसके बाद जो है हमने इसको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा कि ये पाउडर पाउडर कलेक्टर में रखा, तो ये हमारे पास फाइन पार्टिकल्स मेटल पाउडर मिल जाएंगे। तो प्रोसेस में क्या होगा? द सिलेक्टेड मेटल और अलॉय इज मेल्टेड इन ए क्रूसिबल। जो हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करी मेटल और या अलॉय, उसको हमने क्रूसिबल में हमने जो मेल्ट किया, किसकी यूज़ से? इलेक्ट्रिक फर्नेस और इंडक्शन हीटर से। उसके बाद क्या किया? द मोल्टन मेटल इज़ पोर्ड थ्रू ए स्मॉल नोजल। फिर हमारी जो मोल्टन मेटल थी उससे हमने नोजल से पास आउट किया। उसके बाद हाई प्रेशर दिया हमने इनर्ट गैस से, ब्रेक से लिक्विड मेटल स्ट्रीम इनटू वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स। फिर आर्गन गैस ने क्या किया? जो हमारे पास ये थी आर्गन या नाइट्रोजन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसने हाई प्रेशर के साथ जो है इनको ब्रेक कर दिया लिक्विड को फाइन ड्रॉपलेट्स में। और ये जो दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो थी वो कूल डाउन होगी बहुत जल्दी से इन दी गैस स्ट्रीम। किस रेट पे कूल डाउन होंगी? 10⁴ से 10⁶ केल्विन पर सेकेंड। ये क्विक जो जल्दी से कूलिंग हो रही है, इससे क्या होगा? फाइन माइक्रो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, समटाइम्स नैनो स्ट्रक्चर और इवन एडमॉर्फस पार्टिकल्स बन जाएंगे। द सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। जो सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे बॉटम ऑफ द चैम्बर में। और ये चैम्बर जो है हमारे पास वो जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर और ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने जैसा जो है कंटेनर बनाया होता है ये चैम्बर। द पाउडर इज ऑफन पास थ्रू फिल्टर्स और टू सेपरेट डिफरेंट पार्टिकल साइज। मतलब फिर इसके बाद वाली प्रोसेस लिख दी है कि ज़रूरी नहीं लिख ही लेना तुमने, ये तो नॉलेज के लिए है कि इस पाउडर को जो है फिर हम पास कर सकते हैं वेरियस फिल्टर से, अगर इनका पार्टिकल साइज जो हमें डिफरेंट चाहिए हो। इससे जो है पाउडर कैन बी यूज डायरेक्टली और स्टोर्ड फॉर कंपैक्शन। फिर इस पाउडर से जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमने कंपैक्शन मेथड पढ़ा वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी प्रोसेसिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने इससे क्या बनाया? हमारे पास मेल्टन स्टेट
मोल्टन स्टेट में हमारे पास मेटल थी, गैस ने प्रेशर लगाया, मेटल ड्रॉपलेट्स बना दी। मेटल ड्रॉपलेट्स के बाद जो है हमारे पास फाइन पाउडर मिल जाएगा। फिर ये पाउडर जो आप अपनी कंपैक्शन वाले मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास है कि हम डिसऑर्डर नैनो स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। इसका एक और मेथड भी है, एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं है लेकिन 1 मार्क में आ सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि आपने एक जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेना है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड डाल देने हैं और पावर सप्लाई लगा देनी है। तो इसमें क्या होता है, जब हम जो है 2 इलेक्ट्रोड्स को जो है इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं और वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो नैनो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ग्रेन साइज़ में जो डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड पे, और इससे जो हमें इलेक्ट्रोड को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें मिल जाते हैं। इसमें जो थिन लेयर ऑफ मेटल और जो है वो डिपॉजिट हो जाती है कंडक्टिव सरफेस यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो डिपोजिशन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है बेसिकली ये, where metal ions from a solution are reduced and deposited onto cathode by passing a direct current through a solution। इसमें जो मेटल आयन होते हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, फिर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड मेटल में। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए होंगे तो इसकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो इसके लिए भी इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।